है ना कि ये अब वो ये सब मोदी जी का प्रभाव है। अरे मोदी जी के प्रभाव से क्या एमएलए बिक जाते हैं क्या? वो पैसे दे करके खरीदे जाते हैं भाई, वो कोई प्रभाव से थोड़ी बिकते हैं। उनकी तो एक ही नजर है कि कितना रोकड़ा मिल रहा है मुझे। तो ये कोई प्रभाव नहीं है। आप यहाँ पे भी कर्नाटक के अंदर भी आप देख लीजिए जिस तरीके से गिरा के सरकार बनाई गई, और आज वहां पर तमाम कत्लेआम एक तरीके का मचा हुआ है। कोई कोई हिंदू मुस्लिम के लोगों को मारा जा रहा है, कहीं पर तो ईदगाह की जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा संजय राठौड़ करके एक आदमी को मंत्री बनाया जिसको उद्धव ठाकरे ने 20 दिन बाद निकाला था, क्योंकि उसने एक लड़की को आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर किया था। तो वो उसको 20 दिन बाद निकाला, आज उसको उन्होंने मंत्री बना दिया। तो ये हिंदू मुस्लिम कार्ड जो है वो अब आगे चल नहीं पाएगा, ऐसा मेरा मानना है। आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। काफी समय पहले एक गाना आया था, उस गाने के बोल कुछ ऐसे थे कि शिकार यहाँ खुद शिकार हो गया, ये क्या जुल्म हुआ, ये क्या सितम हुआ। इसी पर आज बात करने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ रवि श्रीवास्तव सर महाराष्ट्र से मौजूद हैं। सर, बिहार की राजनीति में जो ये बड़ा उलटफेर देखने को मिला है, इसे किस तरीके से देख रहे हैं? क्योंकि कल तक यही भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को लेकर के कस्में वादे प्यार वफा सब के नारे लगाती हुई नजर आ रही थी। आज यही नीतीश कुमार पलटू राम हो गए जो कल इनके साथ जुड़े थे इसी तरीके से। कहावत और भी है, तो हमारा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा वाली तर्ज पर भाजपा काम कर रही थी। चीज ये है नदीम कि आप नीतीश कुमार का अगर रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो अगर इंशाअल्लाह कल वो वापस चीफ मिनिस्टर पद की शपथ लेते हैं तो ये 8वीं बार होगा। और 18 साल में 2004 से 2022 तक 18 साल में 8वीं बार शपथ लेने वाले भारत के इतिहास के अंदर वो पहले चीफ मिनिस्टर हो जाएंगे। तो ये एक बहुत ही मतलब कहना चाहिए रिकॉर्ड ऑफ सॉर्ट्स है बिल्कुल नीतीश कुमार के लिए। मगर नदीम, मैं आपको ये बता दूं कि इसमें अप्रत्याशित कुछ नहीं है, अनएक्सपेक्टेड कुछ नहीं है, क्योंकि इसकी जो बीज बोया गया था वो 2020 के इलेक्शन में ही बोया गया था। आपको याद होगा कि लगभग 72 घंटे तक वो वोटों की गिनती चली थी, आपको अगर याद हो, और बड़े छोटे से मार्जिन से 8 या 10 सीट से ये लोग आगे निकल गए, ये बीजेपी और जेडीयू का जो कंबाइन था। मगर उसमें तेजस्वी यादव एक्चुअल में विनर थे, मगर जो भी हुआ उसमें वो जीत गए। ये दोनों ने मिलकर के अपनी वहां पे सरकार बना ली। सच्चाई ये है कि भाजपा कभी भी अपने अलाई या कोalition पार्टनर को पनपने नहीं देती। आप एक भी उदाहरण उठा करके देख लीजिए। सबसे पहले टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने एनडीए को छोड़ा था पार्लियामेंट के अंदर, आपको याद होगा। वहां भी यही प्रश्न उठा था कि चंद्रबाबू नायडू प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बन सकते हैं, ऐसी बात चली थी। उसके बाद आप देखिए किस तरह से इन्होंने महबूबा मुफ्ती को छोड़ा 2.5 साल तक सरकार चलाने के बाद। अभी हाल में ही आपने देखा महाराष्ट्र के अंदर किस तरह इन्होंने शिवसेना को पूरा खत्म करने की कोशिश की। तो एलआई को ये जीने नहीं देते। आपको याद होगा कि जो इसके पहले वाला चुनाव था 2020 के पहले 2015 वाला, उसमें नीतीश कुमार बहुत मजबूत हालत में थे। भाजपा के मुकाबले जेडीयू जो था बड़ा मजबूत हालत में था, उनकी सीटें बहुत ज्यादा थी। पर इन्होंने अभी ये जो कुचक्र चलाया तो उसमें जेडीयू खत्म होकर के 45 सीट पे आ गई और ये खुद तरक्की करके वहां 77 सीटें ले गए। तो ये एक चीज थी। दूसरा, नीतीश कुमार को बराबर ह्यूमिलेट किया जा रहा था। हालत ये थी कि मंत्री बनाने के लिए, जेडीयू कोटे का मंत्री बनाने के लिए भी परमिशन भाजपा के दिल्ली से आएगी, ये हालत हो गई थी। तो अब नीतीश कुमार ने ये सोचा कि देखिए, मैं नीतीश कुमार का कोई बहुत बड़ा समर्थक नहीं हूं,
मगर नीतीश कुमार एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर है, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। बिहार के अंदर जो काया पलट हुआ, 15 साल तक वो रहे मुख्यमंत्री, अलग अलग पार्टियां बदल बदल के, मगर बिहार में थोड़ी सी तरक्की भी हुई है, ये भी आपने देखा है। तो अब ये जो चक्र एकदम से चला, तो अभी आपने देखा पिछले 1 महीने के अंदर 4 मीटिंग, चाहे वो प्रेसिडेंट की हो, चाहे वो वाइस प्रेसिडेंट की हो, चाहे वो नीति आयोग की हो, कोई भी हो, नीतीश कुमार गए नहीं। और नीतीश कुमार अपना विरोध बराबर उन्होंने दर्ज किया कि वो अब इस बीजेपी के साथ में वो नहीं रहेंगे। तो बीजेपी को ये एक करारा झटका है। सच्चाई ये है कि आप देखेंगे कि बंगाल में बीजेपी नहीं है, उसके बाद छत्तीसगढ़ के अंदर भी बीजेपी नहीं है, आपने देखा झारखंड में भी बीजेपी नहीं है, एक आपका जो उड़ीसा राज्य है वहां भी बीजेपी नहीं है, और अब ये बिहार भी एक बीजेपी मुक्त राज्य बन जाएगा। इसको छोटे शब्दों में अगर कहा जाए तो एक तरीके से ये एक बदला हो गया बीजेपी के लिए, जिस तरह इन्होंने एक गंदी राजनीति करके, शिवसेना को तोड़ करके, एमएलए को आसाम ले जा करके और 40 एमएलए तोड़ के इधर उधर करके जो एक सरकार बनाई, तो वो भी अभी सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान में है। हाँ बोलिए सर। इसी के साथ साथ जैसे आपने विधायकों को खरीदने को लेकर के बात कही, महाराष्ट्र में साफ तौर पर देखने को मिला, जेडीयू ने तो ये साफ तौर पर अभी आरोप भी लगाया कि जेडीयू के 6 विधायकों को भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 6-6 करोड़ रुपए देने का वादा किया था और 6 करोड़ का ऑफर दिया था। यहाँ सवाल ये बनता है कि जब दूसरे स्टेट में अगर गोवा में सरकार बनानी थी, महाराष्ट्र में सरकार बनानी थी, वहां के विधायकों को 100-100 करोड़ का ऑफर, और आखिरकार ये नाइंसाफी जेडीयू के विधायकों के साथ क्यों कर रही थी भारतीय जनता पार्टी? सस्ते में बिकने को तैयार हो गए होंगे। सच्चाई ये है कि भाजपा ने 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, पूरे 9 राज्यों के अंदर इसी तरह से एमएलए खरीद करके वहां की सरकारों को तोड़ा है। चाहे वो गोवा हो, चाहे वो मणिपुर हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, और चाहे वो अब आपका ये महाराष्ट्र हो। तो इन्होंने ये 9 राज्यों में ये काम किया है। और ये पार्टी के पास पैसों के तो अंबार लगे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह से अडानी और अंबानी जो 2,80,000 करोड़ रुपए का लोन लेके बैठा है, और जिसकी इनिशियल फंडिंग कोई मॉरिशस की पार्टी की है, आप सोच सकते हैं कि अगर ऐसा आदमी डिफॉल्ट करेगा तो कई बैंक डूब जाएंगे। तो इस तरह के लोगों से मोटा चंदा जमा करके भाजपा के पास पैसों की तो कमी नहीं है। और ये एमएलए खरीदने का जो आपने बताया सिलसिला कि 6 करोड़ रुपए की ऑफर दी गई थी, वो आज भी सुशील मोदी वगैरह सारे हवाई जहाज से अभी पटना पहुंच रहे हैं, और मजाक लोगों में ये चल रहा है कि बहुत जल्दी पटना में सीबीआई, एटीएस, इनकम टैक्स, ईडी, एनआईए वो सब लैंड कर जाएंगी, ताकि लोगों को, एमएलएस को किस तरह से हैरेस किया जाए, किस तरह से ह्यूमिलेट किया जाए, परेशान किया जाए। पर मैं समझता हूं नीतीश कुमार इस गेम के बहुत पुराने मास्टर हैं। उन्होंने आज ही अपना दोपहर में 12 बजे इस्तीफा दे दिया, और शाम को 5 बजे उन्होंने सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया, और कल वो शपथ लेकर के अपनी सरकार भी बना लेंगे। तेजस्वी को शायद होम दे रहे हैं, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना रहे हैं, और इस सारे किस्से के अंदर कांग्रेस को भी एक छोटा सा एक कहना चाहिए आइलैंड मिल जाएगा। जो सत्ता से बाहर थे 19 सीटें लेकर के, उन्हें भी शायद थोड़ी बहुत जगह मिल जाएगी, और थोड़ा उनका भी कहना चाहिए एक रिवाइवल हो जाएगा। क्योंकि आपको याद होगा कि पिछले इलेक्शन के अंदर बिहार में कांग्रेस के वोट शेयर 6% से बढ़ के 9% हो गया था। तो थोड़ी सी एक्सेप्टेंस कांग्रेस की वहां पर पहले के मुकाबले बेहतर हुई है। तो अब ये आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि ये कैसे सरकार चले। सर, जो आज तस्वीर देखने को मिली है, इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी, या यूं कहे कि भाजपा की एक अग्रेशन वाली राजनीति है, वो अपने विरोधियों को बख्शने के मूड में नहीं रहती है। क्या इसका खामियाजा नीतीश कुमार को भुगतना पड़ेगा जो आज बिहार में हुआ है? निश्चित रूप से नदीम, आपने देखा है कि जितने भी विरोधी हैं वो हर एक को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। आपके सामने उदाहरण मौजूद है, ममता बनर्जी के साथ में रोज तलवारबाजी चलती ही रहती है। आपका चाहे वो स्टालिन हो,
चाहे वो टीआरएस हो, आप नेता उठा करके देख लीजिए, उनका एक दमन चक्र जो है वो हर वक्त चलता रहता है। और ऐसा वो नीतीश कुमार के साथ भी जरूर करेंगे। मगर ये जो चेंज हो रहा है नदीम, ये इसके रेमिफिकेशंस जो हैं वो बड़े होने वाले हैं। ये बात आज की नहीं है। मुझे लगता नहीं है कि नीतीश कुमार बहुत वक्त तक बिहार की राजनीति में पड़े रहेंगे। उनको अब उनकी एम्बिशन जो है वो नेशनल लेवल की है, और विरोध विपक्ष के अंदर नीतीश कुमार की एक्सेप्टेंस भी अच्छी है। तो आप देखेंगे कि नीतीश कुमार भाजपा के लिए एक विपक्ष का एक बड़ा चेहरा बनने वाले हैं। आप ये गौर करिएगा। आप यानी कि आप सर साफ तौर पर संकेत दे रहे हैं 2024 में विपक्ष का चेहरा बनकर के मोदी जी के खिलाफ नीतीश कुमार आ सकते हैं, और इसका असर बिहार की राजनीति में जो खेला असल में अब शुरू हुआ है 2024 के लिए मोदी सरकार के लिए कितना घातक हो सकता है? ये बहुत निश्चित रूप से आप विश्वास रखिए, ये बहुत घातक साबित होगा। क्योंकि जो ये पूरा का पूरा बेल्ट है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, क्योंकि उसमें एक हमारे बीजू जनता दल वाले नवीन पटनायक साहब हैं, वो तो सिर्फ राज्य के बारे में सोचते हैं, और वो एनडीए के पार्ट नहीं है, मगर वो हर काम में एनडीए के साथ ही खड़े मिलते हैं। एक उनको छोड़ा जाए तो नीचे भी सारा, अभी आपने देखा होगा कि चंद्रबाबू नायडू भी नीति आयोग की मीटिंग के अंदर बार बार हाथ मिला रहे थे। वहां पे जो वाईएस जगन रेड्डी की पार्टी है वो भी हाथ मिलाने को तैयार खड़े रहते हैं हर समय। तो ये एक बड़ा एक जो ब्लॉक विपक्ष का है वो बन रहा है। और अब आप देखेंगे कि ये एक मॉरल बूस्टर साबित होगा। ये बिहार की सरकार पलट जाना एक मॉरल बूस्टर साबित होगा विपक्ष के लिए, और इससे उनको और मजबूती मिलेगी। और ये सारा गेम प्लान अब 2024 के लिए है, क्योंकि ये विपक्ष को दिख रहा है। आपने देखा होगा कि कांग्रेस भी बहुत एग्रेसिव हो गई है ऑफ लेट। हर जगह पे आप देख रहे हैं बहुत सख्ती के साथ वो अपने प्रदर्शन कर रहे हैं। और विपक्ष का एक ही धड़ा ऐसा है जिसको मैं कहूंगा कि कांग्रेस, जो कि पूरे देश के अंदर महंगाई, बेरोजगारी, ईडी का मिसयूज, इन सब चीजों के ऊपर बहुत मजबूती के साथ वो लोग अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो 4 दिन पहले राज्यसभा और लोकसभा को प्रोक कर दिया गया, जो निश्चित काल के लिए टाल दिया गया, उसके पीछे कारण बिहार की राजनीति ही है। क्योंकि अब मोदी जी और अमित शाह को दिख रहा था कि यहां से हमारी जमीन जो है वो खिसक चुकी है। और मुझे ये लगता है कि शायद बिहार भाजपा के अंदर भी थोड़ी बहुत टूट हो सकती है। आप इस मसले पर भी नजर, भारतीय जनता पार्टी के अंदर फूट पड़ सकती है, क्योंकि सर लगातार ये देखा गया कि जो राज्य सटी हुई बेल्ट है, जैसे कि छत्तीसगढ़ हुई, झारखंड हुआ, बिहार हुआ, बंगाल हुआ, यहाँ पर दावे अनेक किए जा रहे थे। क्योंकि 2019 में भी ऐसा ही आकलन लगाया जा रहा था कि जो नीतीश कुमार हैं वो अगर टिके रहते तो 2019 में प्रधानमंत्री बन सकते थे, जो कि तस्वीरें लोगों के सामने आई। कैसे देखते हैं, क्या नीतीश कुमार में वो ताकत है कि तमाम लोगों को एक साथ ला करके चल सकते हैं? क्योंकि अगर मैं बिहार की राजनीति को समझ पा रहा हूं तो कांग्रेस का भी खुला समर्थन, यहाँ पर जितन राम मांझी की पार्टी ने भी समर्थन दे दिया, चिराग पासवान का भी समर्थन है, और एक विधायक एआईएमआईएम के पास भी है, उसने भी खुला समर्थन कर दिया है। तो क्या वो नेता बन सकते हैं नीतीश कुमार, जिनको तमाम राजनीतिक पार्टियां समर्थन दे देंगी भारतीय जनता पार्टी के रथ को 2024 में रोकने के लिए? देखिए नीतीश, नदीम, ये पहली चीज है जो भाजपा की जो कम्युनल पॉलिटिक्स है, पोलराइजेशन पॉलिटिक्स है, उसके लिए पूरा विपक्ष उनका विरोधी है। एक वो चीज ऐसी है, क्योंकि ये पार्टियां सेकुलर हैं। आपको याद होगा कि नीतीश कुमार ने जो कहा गया कि वो जातीयगत जनगणना करवाई जाए बिहार के अंदर। आपको याद होगा कि पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर्स जो हैं वो लगाए जाए वहां पे। आपको याद होगा कि अग्निवीर को लेकर के सबसे ज्यादा और सबसे उग्र आंदोलन जो है वो बिहार में ही हुआ था। इतनी ट्रेन जलाई गई और गाड़ियां बंद की गई थी, सब हुआ था ये। क्योंकि बिहार बड़ी मजबूत, मतलब मुश्किलें झेल रहा है। और जो ये पोलराइजेशन करने की जो राजनीति है वो उत्तर प्रदेश से आगे नहीं बढ़ पाती है। आप ये बात नोट करिए, क्योंकि वो जितनी भी आगे की स्टेट्स हैं
उन सब जगहों पर ये अपने पांव टिकाने में सफल नहीं होते हैं। इनकी वो राजनीति पोलराइज करने की, बांटने की, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा इतने तक ही सीमित रहती है। तो ये चीज जो है, ये आप देखिए कि आगे के समय में इसके बड़े परिणाम अब निकल के आएंगे, वो देखना इस वक्त दिलचस्प सर, होगा। इसी के साथ मैं एक आखिरी सवाल लेना चाहूंगा आपसे, क्योंकि जैसे कि इसी इंटरव्यू के दौरान आपने बताया कि भारतीय जनता पार्टी के पास ऐसे 9 राज्य हैं जहां पर उन्होंने इसी तरीके से सरकार बनाई है, पर मीडिया के थ्रू, भारतीय जनता पार्टी के थ्रू ये बताया जाता है कि मोदी जी की एक ऐसी हवा है और मोदी जी दुनिया के एक ऐसे यशस्वी प्रधानमंत्री हैं जो कि पूरी जगह पर मोदी जी का जलवा है, इसलिए वहां सरकारें कायम हो रही हैं। अगर मोदी जी का इतना बड़ा जलवा है तो भारतीय जनता पार्टी हर स्टेट में अपने आप ही चुनाव क्यों नहीं लड़ती है? गठबंधन के लिए तमाम लोगों को पकड़ने की कोशिश क्यों की जाती है? और इसी के साथ एक और सवाल इंक्लूड करूंगा, खासतौर पर महाराष्ट्र को लेकर के जो शिवसेना के साथ हुआ है, क्या इसका असर भी 2024 को लेकर के पड़ेगा? क्योंकि दोनों ही पार्टी अपना अपना दावा करती है कि वो हिंदुत्व का बड़ा चेहरा है। देखिए, महाराष्ट्र के अंदर, दूसरा सवाल पहले ले लेते हैं। महाराष्ट्र के अंदर जो शिवसेना है, वो उसका जो असली वारिस उद्धव ठाकरे हैं, और उन्होंने जिस तरह से उनके साथ किया गया, उद्धव ठाकरे बहुत एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं और बहुत ही सज्जन मुख्यमंत्री हैं। तो इस उसके साथ में जिस तरह का सलूक भाजपा ने ये एमएलए खरीद के किया, आप विश्वास करें, एक संजय राठौड़ करके एक आदमी को मंत्री बनाया, जिसको उद्धव ठाकरे ने 20 दिन बाद निकाला था, क्योंकि उसने एक लड़की को आत्महत्या करने के लिए वो मजबूर किया था। तो वो उसको 20 दिन बाद निकाला, आज उसको उन्होंने मंत्री बना दिया है। तो किस तरह के लोगों को वो मंत्री बना रहे हैं और किस तरह का उनका मुख्यमंत्री है। आज 40 दिन हो गए। मैं बहुत हद तक इसके लिए सुप्रीम कोर्ट को भी जिम्मेदार मानता हूं, जिसने सारे मसले को इस तरह से लटका करके आगे बढ़ाया है और उसके ऊपर अपने निर्णय नहीं दिए हैं। तो ये जो कहना है ना कि ये अब वो ये सब मोदी जी का प्रभाव है, अरे मोदी जी के प्रभाव से क्या एमएलए बिक जाते हैं क्या? वो पैसे दे करके खरीदे जाते हैं भाई, वो कोई प्रभाव से थोड़ी बिकते हैं। उनकी तो एक ही नजर है कि कितना रोकड़ा मिल रहा है मुझे। तो ये कोई प्रभाव नहीं है। आप यहाँ पे भी, कर्नाटक के अंदर भी आप देख लीजिए, जिस तरीके से गिरा के सरकार बनाई गई और आज वहां पर तमाम कत्लेआम एक तरीके का मचा हुआ है। कोई कोई हिंदू मुस्लिम के लोगों को मारा जा रहा है, कहीं पर तो ईदगाह की जमीन को लेकर झगड़ा हो रहा है। तो ये तमाम तरह की चीजें जो है वो यहाँ पर भी देखने को मिल रही है। तो ऐसा उनका कोई प्रभाव नहीं है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे इस बिहार के इवेंट के बाद किस तरह से और जगहों पर भी जो लोग हैं, वो एमएलए हैं, वो रिएक्ट करते हैं और कैसे आगे बनता है। अब ये देखने लायक होगा। और जो मोदी जी के जो कारनामे हैं, वो हर चीज आपको सोशल मीडिया पे इस वक्त मिल जाएगी कि किस तरह से देश कर्जे में डूबा है, किस तरह से देश का रुपया डूबा है, किस तरह से बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्या रिकॉर्ड आपका ह्यूमन राइट्स में है, क्या रिकॉर्ड आपका प्रेस फ्रीडम में है, क्या रिकॉर्ड आपका ह्यूमन राइट्स के ऊपर है। ये सब चीजें आज देश के सामने आ चुकी हैं। तो ये हिंदू मुस्लिम कार्ड जो है वो अब आगे चल नहीं पाएगा, ऐसा मेरा विश्वास। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे जुड़ने के लिए।